नमस्कार श्रोताओं, इस समय ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जा रहा है। जब हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर का कोई भी प्रकार हो, तो आदमी के मन में एक तरह का भय पैदा होता है और ये इस बीमारी की गंभीरता की वजह से होता है। लेकिन आज समय बहुत कुछ बदल गया है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी साध्य हैं, इनका उपचार संभव है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे कार्यक्रम में खास तौर पर उपस्थित हैं मृदुला वाजपेयी। आप मुख्य आयकर आयुक्त हैं और आप कैंसर की पेशेंट रह चुकी हैं और कैंसर जैसी बीमारी को पराजित कर आज आप हमारे बीच कार्यक्रम में हैं। तमाम श्रोताओं के लिए, बहुत सारी खासकर महिलाओं के लिए आपका जीवन, आपका अनुभव प्रेरणा के रूप में काम करेगा, ऐसा हम मानते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। इस बीमारी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या, कितनी गंभीर है। खासकर मैडम वाजपेयी ने जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा है और आज विजयी होकर हमारे सामने बैठी हैं, उसके पीछे जो उनकी जिजीविषा है वो कितनी प्रबल है और इसका क्या महत्व है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी और साथ ही मैडम मृदुला वाजपेयी, आप दोनों का हमारे आज के कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मृदुला जी, आपसे हम शुरुआत करेंगे। कैंसर की आप पेशेंट रही हैं, ये कब की बात है जब आपको पता चला कि आप कैंसर से पीड़ित हैं और क्या लक्षण थे जिनके आधार पर आपको शंका हुई और आपने इस बीमारी को पहचाना? ये बात है सितंबर 2017 की। मुझे कुछ समय से आभास हो रहा था कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ लम्प्स हैं और 1 सितंबर 2017 को मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई। तो अल्ट्रासाउंड करते समय डॉक्टर ने कहा कि ये काफी डाउटफुल लग रहा है। तो वहीं से मैं मैमोग्राफी के लिए गई। मैमो में तो एक तरह से डॉक्टर जो थे उन्होंने रिपोर्ट देख के कंफर्म ही कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बायोप्सी कराइए। तो उसके बाद मैं बायोप्सी कराने के लिए गई और वो महीने का पहला दिन था और हमारे लिए बहुत व्यस्ततम दिन होता है हमारे विभाग में। मैं तब आयकर आयुक्त अपील के पद पे भोपाल में ही काम कर रही थी। तो मैं बायोप्सी का सैंपल देने के बाद ऑफिस गई, अपना काम निपटाया। उसी दौरान डॉक्टर से संपर्क कर पाई, उनका फोन आया, मैंने उनसे बात की और फिर अगले हफ्ते का समय ले लिया और फिर 18 सितंबर की तारीख तय हुई सर्जरी के लिए। मैं इस दौरान जब टेस्ट करा के वापस आई तो मैंने अपने बचे हुए काम निपटाए, 2 हफ्ते का अवकाश लिया और सर्जरी कराने के लिए चली गई। सर्जरी हुई, उसके बाद बायोप्सी की डिटेल रिपोर्ट आई, उससे डायग्नोसिस हुई कि मुझे स्टेज 2B ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर्स ने आगे का उपचार बताया कि कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी होगी। तो फिर वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी मैंने भोपाल में आकर कराई। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपको ये पता चला कि आपको कैंसर है, स्वाभाविक रूप से जब पहली बार ये आपको जानकारी हुई होगी तो काफी विचलित हुई होगी या कि परिवार के लोग, घर के लोग काफी परेशान हुए होंगे। वो दौर जरा याद करिए। हम जानना चाहेंगे कि कैसा मोमेंट था वो जब आपको ये पता चला कि कैंसर आपको है। देखिए, 1 सितंबर 2017 शुक्रवार था, उसके बाद शनिवार और इतवार था जो कि छुट्टी का दिन होता। तो मैं ये कहूंगी कि मैं भी विचलित हुई, परेशान हुई, सेल्फ पिटी में डूबी, दुखी हुई और एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसके बाद सोमवार के दिन मेरे पब्लिशर हैं, मैं किताबें लिखती हूँ, उनको मैंने बुलाया और उन्हें बताया जब कि ऐसा मेरे साथ हो गया। तो उन्होंने मुझे एक बात कही। वो कहते हैं ना कि जब कोई आपको एक बात कहता है और वो बात आपको अपील कर जाती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, परिवार है, पति हैं, माता जी हैं, पर आपकी बेटी बहुत छोटी है, तो मतलब पढ़ रही है, कॉलेज में है, तो आपको उसके लिए ये लड़ाई लड़नी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको जीत पाएंगी। तो उनकी वो बात मुझे बहुत अपील कर गई और उसके बाद मैंने कहा कि अब जो मिल गया है, मुकद्दर ने या डेस्टिनी ने दे दिया है, उसमें अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और मैं फिर उसके बाद मैंने अपना मन मजबूत किया और ईश्वर पे विश्वास था मुझे बहुत कि भाई ईश्वर मेरा साथ देगा और मैंने फिर अपना आगे की यात्रा शुरू की। घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, आपके पति, बच्चे? मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो उस समय अलवर में पोस्टेड थे। तो मैंने तो उन्हें नहीं बताया, उनको मेरी बहन ने बताया फोन करके कि ऐसा हो गया है। जिस समय बायोप्सी हो रही थी और एकदम फाइनल डायग्नोसिस की ओर हम बढ़ रहे थे तो मेरी बेटी मेरे साथ थी। आई थिंक कि वो
काफी परेशान हुई, माँ भी बहुत परेशान हुई, लेकिन बेटी ने काफी मतलब हिम्मत दिखाई और उसको मतलब ये लग रहा था कि अब जैसे भी हो इसको करना है। तो सभी परेशान थे हुए, लेकिन धीरे धीरे करके सबने कहा कि भाई अब ये जो है इससे आगे बढ़ना है, इलाज कराना है, और ज्यादा फोकस इस पे किया गया कि कैसे सर्जरी होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे। तो जैसे दिल्ली में सर्जरी करा के मैं हस्बैंड के पास अलवर चली गई, क्योंकि मेरे बॉडी में ड्रेन अटैच कर दिया था, तो उस हालत में मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी कि उसको देख के बेटी परेशान होगी। तो फिर मेरी जब स्टिचेस वगैरह कट गए तो मैं यहाँ आई, तो मैंने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे घर है, एक कंफर्ट जोन है, ये यहाँ पे कीमो यहाँ पे ही लेना ठीक रहेगा। तो 8 कीमो लगने थे और 25 रेडियो, तो वो मैंने भोपाल में ही करे। तो इस बात पर ज्यादा जोर दिया आपने कि आखिर इस लड़ाई को कैसे लड़ी जाए, बजाय कि हम परेशान हो इससे। डॉक्टर सुनील कुमार, आप हमारे कार्यक्रम में हैं, ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बात करें। मृदुला जी ने बताया कि आपको स्टेज 2B कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है और ये स्टेज 2B क्या है, कितना घातक है, कितनी चिंता करनी चाहिए लोगों को, थोड़ा सा बताएं इस बीमारी के बारे में। देखिए, जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर के होने का सवाल है, तो एग्जैक्टली क्या कारण होता है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग रिस्क फैक्टर के तौर पे जानते हैं, जिनके होने से ब्रेस्ट कैंसर के होने का खतरा बनता है या बढ़ता है। उसमें एक तो ये है कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री रही है, माता को, बहन को, किसी को अगर कैंसर होता है तो दूसरी महिलाओं को होने का भी थोड़ा खतरा बाकी लोगों से अधिक रहता है। इसके अलावा जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होने का या ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। अगर बचपन में इलाज के लिए या किसी और कारणों से एक्सरे, सीटी स्कैन्स या रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है तो ब्रेस्ट कैंसर का बाद में होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा महिलाओं में अगर मोटापा जो है उसके कारण बढ़ता है, धूम्रपान या शराब का चलन, उसके कारण भी इसका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। और अगर छोटे बच्चों की जो माताएं हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं तो भी ब्रेस्ट कैंसर का होने का खतरा बढ़ता है। स्टेज दरअसल इलाज के लिहाज से ब्रेस्ट कैंसर को 4 स्टेजेस में बांटते हैं, जैसे दूसरे कैंसर्स को बांटा गया है। तो इसमें हमको ये पता चलता है कि किस स्टेज में हमको क्या इलाज करना है। जैसे फर्स्ट स्टेज में काफी पेशेंट्स में सिर्फ सर्जरी ही अपने आप में काफी रहती है, कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती, खासकर अगर हार्मोन पॉजिटिव हो। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड स्टेज तक तो इलाज संभव है। फोर्थ स्टेज में जब डायग्नोज होता है, यानी कि आखिरी स्टेज या जब बहुत लेट आते हैं, तो उसमें सिर्फ हम जीवन को कुछ बढ़ा सकते हैं, पर वो फोर्थ स्टेज में फिर बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। तो ये एक तरह से कह लें कि स्टेज 2B समय रहते इसका डिटेक्ट हो जाना, पता चल जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। और दूसरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम ये लड़ाई कैसे लड़ना है, कितनी हिम्मत से, कितनी अपनी जीविका से लड़ना है, ये ज्यादा मायने रखती है। आप बताएं कि इस केस में, मृदुला जी के केस में, जो इनकी जीविका थी, इच्छा शक्ति थी, उसका कितना बड़ा रोल था इस विजय में, इस जीत में? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंसान की खुद की इच्छा शक्ति है या उसका दृढ़ संकल्प है कि वो लड़ना चाहता है। बहुत सारे लोग आते हैं जो शुरू में ही ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा मरीज कमजोर है, ऑपरेशन सहन नहीं कर पाएगा, या ये कीमोथेरेपी सहन नहीं कर पाएगा, या ये रेडियोथेरेपी नहीं सहन कर पाएगा। तो ये सब चीजों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो मरीज की हालत देख करके डिसाइड करते हैं कितने डोज या कितना कोर्स क्या होना चाहिए। लेकिन जो लोग लड़ने से पहले ही हार जाते हैं, उनके ठीक होने की संभावना तो बिल्कुल कम ही रहती है। जीतता वही है जो हिम्मत रखता है, पूरा जो डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार पूरा इलाज करता है। तो जीतता वही है जो हिम्मत रखता है। ये जो सिद्धांत है वो मृदुला वाजपेयी के केस में पूरी तरह से लागू होता है। मैडम, और भी बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे, आगे बढ़ें उसके पहले एक गीत आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। गीत दिल की गिरह खोल दो। दिल की गिरह खोल दो, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तो आइए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत और फिर बातें आपसे और करते हैं। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। तुम मेरे पास आओ, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
न हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब, सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछे किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। एक बार फिर स्वागत है बहुत बहुत मृदुला वाजपेयी और डॉक्टर सुनील कुमार हमारे आज के कार्यक्रम में। मैडम, आपसे हम बात कर रहे थे कि कैंसर की जानकारी होने के बाद आपने किस तरह से इसका सामना किया। अब हम थोड़ा सा ये बात करें कि समाज में हम देखते हैं अपने चारों ओर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस बीमारी से पीड़ित होती हैं। बहुत सारी महिलाओं की मौत कैंसर से होती है। ये सारा जो आपका अनुभव था उसका निचोड़ क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर इस गंभीर बीमारी से, इस डरावनी भयावह बीमारी से जीतने के लिए कुल मिलाकर किसी भी महिला के अंदर क्या होना चाहिए? कौन सा हौसला होना चाहिए? कौन सी बात होनी चाहिए? एक तो जीने की इच्छा होनी चाहिए, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, और ये मैं कहूंगी कि कैंसर जो है इट्स ओनली अ डायग्नोसिस, इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस। तो आपको सही समय पे डिटेक्शन होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज जो होती हैं वो लज्जावश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं और जो कैंसर सर्जन्स हैं वो मेल्स हैं, तो अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो जाएं नहीं जाएं, किसको दिखाएं। तो टाइमली डिटेक्शन, और ये मेरा प्योरली व्यक्तिगत ओपिनियन है कि उसके बाद सर्जरी, कीमो, रेडियो, इतने से आप जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद रेगुलर फॉलोअप और जो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उनको खाना पड़ता है। कम से कम जैसे मैं हार्मोन पॉजिटिव हूं तो मुझे कहा है कि 5 साल तो आपको दवाई खानी है। दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो एंटी कैंसर दवा आप खाते हैं उससे हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियां को सही करने के लिए आप जो दवाई खाते हैं उससे लिवर और किडनी गड़बड़ाती, तो हर 3 महीने पे 4 महीने पे चेकअप, और साल में एक बड़ा ईयरली चेकअप है, फॉलो अप करना चाहिए। इतना करने के बाद फिर आपको जो भी करना है, कोई कहता है पत्ते उबाल के पियो, कोई कहता है काढ़ा पियो, कोई कहता है कि एक्स चीज करो, वाई चीज करो, करना चाहिए। लेकिन पहले प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जो है वो करना बहुत जरूरी है। तो यानी बाकी जो चीजें हैं, घरेलू इलाज या बाकी जो इस तरह से आदमी को सलाह दी जाती है, वो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए करते रहें, लेकिन जो एक प्रॉपर इस बीमारी का इलाज है पहले उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा प्योरली व्यक्तिगत ओपिनियन है। देखिए, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो मैंने अपने केस में देखा और उससे मैं रिकवर करी और इस यात्रा को मैं पूरा कर सकी, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ उसी के बारे में तो मैं बताऊंगी, क्योंकि बाकी चीजें तो मैंने करी नहीं है, तो मैं व्यक्तिगत ओपिनियन है। अच्छा, आपने बताया कि कई महिलाएं संकोचवश या शर्मवश इस बात को अपने परिवार में, अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में नहीं बता पाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से, खासकर कि जब भी उनको कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और बिल्कुल शर्माइए नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं, डॉक्टर के पास जाइए। और मैं यहाँ पे कहूंगी कि अगर, क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड से, मैमोग्राफी से, बायोप्सी से डिटेक्ट हो जाता है कि वो जो ग्रोथ है वो कैसी है, मैलिग्नेंट है कि नॉन मैलिग्नेंट है, फिर उसके बाद आप एक्सपर्ट के पास जाइए, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है।
तो जो डॉक्टर उसको डील कर रहा है रेगुलर बेसिस पे उनके पास जाएं आप। परिवार के लोगों का सहयोग कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है? परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं कहूंगी कि जब ये बीमारी होती है ना तो एक व्यक्ति को नहीं होती, पूरा परिवार ही इससे इफेक्ट हो जाता है। तो मेरा परिवार का बहुत सहयोग रहा, मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर देवेंद्र पांडे, मेरी बेटी मृणालिनी, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, सबने बहुत सहयोग दिया। और इतने ट्रीटमेंट लंबा रहता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। देखिए मैं वर्किंग थी, बाहर मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरे संग ऐसा हो गया है, तो मैं पूरा ऑफिस को संभालना, कीमो लेना, रेडियो लेना, तो कई बार क्या होता है कि आदमी इरिटेट हो जाता है। और कीमो के कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिससे कि आदमी का मन अच्छा नहीं रहता है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं परिवार के प्रति कई बार बहुत आई वॉज वेरी नास्टी टू देम, जो नहीं होना चाहिए, मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो लोग मेरे साथ थे। और खासतौर पे मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी कि दूसरे कीमो के बाद जब मेरे बाल जाने लगे तो मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा कि अब सबको पता लग जाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा रहा। हम लोग बहुत खुशकिस्मत थे कि 2 दिन के अंदर मेरे नकली बाल आ गए। तो जो जा रहे थे उनको जैसे सहेज कर रख के फिर वो बाल लगा के मैं बहुत कॉन्फिडेंटली जाने लगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज ये कहूंगी कि अगर किसी लेडी को डिटेक्ट होता है तो वो कीमो शुरू होने के पहले ही अपने बाल देकर विग बनवा लें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि महिला के लिए बाल जाना बहुत ही दुखदाई होता है। मतलब मैं आई कुड नेवर कम टू टर्म्स विद इट। मेरे कहती हूँ कि मेरी इस बीमारी और ट्रीटमेंट का सबसे दुखद जो एक्सपीरियंस था वो था जब मेरे बाल। डॉक्टर सुनील कुमार, हम जानना चाहेंगे कि इस बीमारी में, कैंसर जैसी बीमारी में, इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है? खान पान, दिनचर्या और अपनी जो इस लड़ाई से लड़ने की जो क्षमता है, एक स्वाभाविक होती है इंसान में, वो कितनी महत्वपूर्ण है? कैसे हम इसको बनाए रख सकते हैं? देखिए, हर बीमारी में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है और कैंसर्स में भी इसका बड़ा रोल है, क्योंकि हम सब लोगों के शरीर में कैंसर से संबंधित बदलाव रोज होते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो इन बदलावों को, उनके सेल्स पहचान लेते हैं और उन कैंसर के बदलाव वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन कैंसर पनपता या बढ़ता ही तब है जब इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इसके लिए ये है कि बराबर 8 से 10 घंटा जो है रेस्ट करना जरूरी है, दिन में वो करना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। पानी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और मानसिक तनाव है उसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, या किसी भी चीज को इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे स्वास्थ्य पे उसका दुष्प्रभाव पड़े। तो सकारात्मक रहें और अपना खान पान, अपनी दिनचर्या ठीक रखें। कुछ और बातें करेंगे मृदुला जी आपसे। एक गीत आपकी पसंद का और सुनवाएं अपने श्रोताओं को। बिल्कुल जी, पसंद मैं कहूंगी जगजीत सिंह का एक गजल है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक दूर जाए। तलक जाएगी। बहुत तो ही मैंने अपनी बीमारी को इतना छुपा के रखा था, और जी। जो लोग उससे जुड़े थे उन्होंने भी नहीं कहा। छुपाया मैंने इसलिए था क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इसमें छुपाने की क्या बात है, कि वो होता है ना, जैसे ही किसी को ऐसा रोग डायग्नोस होता है, अरे बेचारे के साथ क्या होगा, अरे बेचारे, तो बेचारा बेचारी टैग मुझे पसंद नहीं। तो मुझे वो गजल बहुत पसंद है, लेकिन बात निकलेगी तो। अब जरूरी है कि ये बात दूर तलक जाए और लोग देखें, सीखें कि उस आखिर- समय के लिए मुझे बात हम कर रहे थे उस टाइम का, कि जब ट्रीटमेंट चल रहा था डायग्नोसिस। जी, तो चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे
कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे। बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे। मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये बात हमारी आपकी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंच रही है और इस बीमारी के बारे में बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी जो इसके साथ बातें जुड़ी हुई हैं, उसकी तस्वीर साफ होगी। आपने ये जो पिछले 2-4 साल का जो दौर आपने देखा इस बीमारी के दौरान, एक बड़ा कठिन दौर था, एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसको आपने जीता है। इसको आपने, इस लड़ाई को एक पुस्तक का रूप दिया है। हम जानना चाहेंगे कि इसकी प्रेरणा कैसे मिली और इसके लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, वो कौन सी किताब है, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने ये जो मेरी जर्नी थी, डायग्नोसिस और फिर कीमो, रेडियो, सर्जरी और फिर रिकवरी, इसको मैंने पुस्तक के फॉर्म में लिखा है, अ हैंडफुल ऑफ पर्पल स्काई। तो इसको लिखने के पीछे मेरी बेटी मृणालिनी और मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर पांडे का बहुत योगदान है। वो उन लोगों ने कहा कि आप अपने अनुभव लिखेंगे तो इससे औरों को प्रेरणा मिलेगी, तो इसलिए ये लिखी। नहीं तो मुझे तो बात करना भी पसंद नहीं था इस बारे में। और मैंने किताब लिखी और किताब लोगों को बहुत पसंद आई और अभी तीसरे संस्करण में जा रही है और हम इसका हिंदी अनुवाद भी ला रहे हैं। तो मैंने इसमें लिखा है कि कैसे मैं जब डिटेक्ट हुआ तो मैंने क्या अनुभव किया। बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं लिखे हैं, एक नॉर्मल आदमी जिस बहुत ज्यादा जानकारी नहीं पढ़ सके। मेरा तभी प्रमोशन एक हुआ था तो लोगों के फोन आते थे तो पूछते थे कि कैसी हो। पहला प्रश्न होता है कैसे, तो मैं कहती थी आई एम फाइन, आई एम गुड। तो धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि नहीं, एक प्रक्रिया से मैं गुजर रही हूँ, मेरे संग कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो मुझे ईश्वर पे भरोसा था, अपने पे भरोसा था, अपने डॉक्टर्स पे भरोसा था और खासतौर पे मैं कहूंगी कि डॉक्टर सुनील कुमार से जब मैं ट्रीटमेंट के बाद से जुड़ी और डॉक्टर कृष्णा से भी, तो ये लोग मैं कहूंगी कि डॉक्टर कम और मैं कहूंगी कि मेरे मित्र, मेरे सहयोगी रहे, जो कि बराबर मेरा कह सकते मनोबल बढ़ाए रहते हैं और मुझे बड़ा हौसला देते हैं। लिखने के अलावा और क्या क्या शौक हैं आपके? मुझे पढ़ने का शौक है, ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ने में मुझे बहुत दिलचस्पी है। खाना बनाने का शौक है, गाने सुनने का शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। डॉक्टर सुनील कुमार जी, मृदुला जी की जो यात्रा थी जी, कैंसर के खिलाफ, जो ये विजय यात्रा थी, इससे बताइए हमारे सुनने वालों को क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफी बढ़ा है और महिलाओं का जो रोल है हमारी सोसाइटी में वो काफी बदला है। जैसे जैसे उनका रोल बदलता जा रहा है, ये कैंसर भी बढ़ा है। तो महिलाओं को अब अपने स्वास्थ्य के बारे में खुल करके बात करना चाहिए, जैसे आज मैडम कर रही हैं। अपनी परेशानियों को अपने घर परिवार में, मित्रों में और डॉक्टरों से टाइमली अगर शेयर करते हैं तो सब लोग मेरे ख्याल से आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। और जो अभी हमारे देश में ऑलमोस्ट 60-70% महिलाएं तीसरी या चौथी स्टेज में डायग्नोसिस के टाइम पे होती
होती हैं या इलाज के लिए आती हैं, अगर ये फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आ जाएं तो हमारे देश में जो ऑलमोस्ट 75,000 से 1 लाख महिलाएं हर साल ब्रेस्ट कैंसर से जिनकी डेथ होती है उसको हम काफी कम कर सकते हैं। मृदुला वाजपेयी जी, आखिर में हमारे श्रोताओं को बताइए कि इस बीमारी के बारे में ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगी? पहली तो मैं कहूंगी महिलाओं को कि अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें और सही समय पे सही डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि मेरे कुछ नॉलेज में ऐसे भी केस है कि पढ़े लिखे अच्छे परिवार जो कि इसका ट्रीटमेंट अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट कॉस्टली है, तो भी वो क्या है वो टोटकों पे और चीजों पे विश्वास करते हैं। मैं कहती हूँ कि उस पे भी भरोसा करिए, लेकिन प्रॉपर जगह पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और देखिए, हिम्मत रखनी चाहिए। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयां हैं पहले दिमाग में जीती जाती। और इस पूरे दौर से गुजरने के बाद मेरा नजरिया बहुत बदला है जिंदगी के प्रति, कि देखिए हर किसी की मदद करनी चाहिए, किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। और जब मान लीजिए अगर हमें किसी ने दुख भी दिया तो हमें उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू फॉरगिव यू हील। तो मन के जीते जीत है, मनोबल हमारा दृढ़ होना चाहिए, तो फिर कोई भी मुश्किल हो जीवन की वो हमें हरा नहीं सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को, खासकर हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और कैंसर जैसी भयावह बीमारी से डरने की जो प्रवृत्ति होती है उससे निजात मिलेगी। मैडम मृदुला वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर से लड़ाई की यात्रा को आपने शेयर किया, साझा किया हमसे। डॉक्टर सुनील कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीमारी के बारे में आपने जो बुनियादी चीजें हैं वो आपने साझा की हमसे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।